मौसम बिसेन हरिनखेड़े बालाघाट की जनता के लिए ही नहीं प्रदेश में भी जाना पहचाना नाम है। पद पर रहते हुए पार्टी और संगठन का कार्य के साथ समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। पिछले लगभग 1 दशक से वे समाज सेवा और पार्टी का कार्य कर रही हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पर रहते हुए अनेक सामाजिक और पार्टी के कार्य किए, या यूं कह सकते हैं कि बालाघाट में मौसम बिसेन के कार्यकाल में ही युवा मोर्चा फ्रंटलाइन में दिखा। कोरोना काल में मौसम बिसेन हरिनखेड़े द्वारा आमजन तक रोजमर्रा जरूरतों के सामान, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। मौसम बिसेन का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मौसम बिसेन हरिनखेड़े वर्तमान मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की सुपुत्री हैं। पेश है वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिववंशी की खास चर्चा मौसम बिसेन हरिनखेड़े से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल शिववंशी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल जन जन की आवाज। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान है श्रीमती मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री है भाजपा से, और श्री गौरीशंकर बिसेन जी की सुपुत्री हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि साथ में कि वर्तमान भावी विधायक बालाघाट से हो सकती हैं। अब देखते हैं, अभी वर्तमान में मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी द्वारा पिछले लगभग 10 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान पिछले समय में मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्य और साथ में ऊंचे पद पर भी रही हैं। अब पिछले कई समय से श्रीमती मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी द्वारा काफी कुछ समाज सेवाएं की गई हैं और जिसका प्रतिशत आने वाले समय में जनता द्वारा उन्हें एक भावी विधायक के रूप में दिया जा सकता है। हम चर्चा करते हैं श्रीमती मौसम बिसेन हरिनखेड़े जी से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेके वर्तमान तक के और आने वाले भविष्य के संदर्भ में। नमस्ते। नमस्कार। जैसे कि आप कहना चाहिए कि श्री गौरीशंकर बिसेन जी की सुपुत्री हैं और आपका जो राजनीतिक जीवन का सफर है, मैं वर्तमान में शुरू में आपसे तो ये जानना चाहूंगा वो कब से शुरू हुआ और आप वर्तमान में राजनीतिक जीवन का सफर कहां तक के तय कर चुकी हैं? देखिए, मेरा एक सौभाग्य है कि राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। और हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार में जन्मता है जी। तो राजनीति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट तो जुड़ी होती है, जिसकी मैं भी एक उसमें सहभागी हूँ। 1980 में मेरा जन्म हुआ जी। अपनी प्रारंभिक परीक्षा बालाघाट करके सिंधिया स्कूल, फिर इंजीनियरिंग मैंने किया। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली में कर रही थी। 2014 में मुझे बोला गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, आप क्षेत्र में सक्रिय होइए, हम लोकसभा के रूप में आप संभावित उम्मीदवार हो सकती है। मैंने अपनी एमटेक की पढ़ाई करते हुए वापस में बालाघाट आई और तब मैंने देखा कि मैं फ्रंट फेस मैं 2013-14 में सक्रिय हुई हूँ। बिल्कुल, इससे पहले भी आपका जस्ट इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में भी आपका नाम टिकट के लिए प्रबल दावेदार में शामिल रहा। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप ऐसा विधानसभा चुनाव से अपनी शुरुआत करेंगी जनप्रतिनिधि के रूप में या फिर सांसद के रूप में शुरुआत करेंगी? देखिए, 2013 और 14 में जब पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की लहर थी, पूरा देश चाहता था कि भारत का नेतृत्व एक सक्षम हाथों में हो और माननीय मोदी जी को पूरा देश प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। उस दौरान हमने बालाघाट जिले में भी युद्ध स्तर पर युवा जोड़ो अभियान छेड़ा। बड़ी संख्या में नौजवान सहर्ष स्वप्रेरणा से हमारे इस अभियान का हिस्सा बने और एक इतिहास बना। शायद इन कार्यों को देखते हुए नेतृत्व को लगा कि मुझे और आगे आना चाहिए। मैंने कभी पार्टी से मांगा नहीं, ना ही कोई संगठन का दायित्व मांगा, ना मैंने मांगा कि मुझे विधानसभा चाहिए या लोकसभा चाहिए। उन्होंने मुझे कहा, फिर पार्टी का निर्णय हुआ, नहीं मौसम नहीं जो तो जिन्हें दिया, हमने उसके लिए पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करके 2014 में कमल खिलाया। 2018-19 में भी नेतृत्व, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, ये बात सही है कि मैं गौरीशंकर जी बिसेन की पुत्री हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी में नेतृत्व संगठन तय करता है और जो संगठन का निर्णय होता है हम सब। 2018 में हमने पूरा प्रयास किया, 2019 में भी हमने प्रयास किया कि कमल का फूल जीते और मुझे खुशी है कि 2014 और 19 में दोनों में हमने भारतीय जनता पार्टी का कमल लोकसभा में जिताने में हमने सफलता हासिल की है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपने शुरुआत से ही पार्टी के लिए काम किया, आपके समय में ही देखने मिला कि बालाघाट में युवा मोर्चा जो कि उभर के आया, उसके पहले युवा मोर्चा की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती थी। जब आप और आपकी जो पूरी टीम थी जिसने लगातार काम किया,
तो आप उस समय ऐसा क्या मंत्र दिया था, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके समय उससे पहले सही में युवा मोर्चा नजर नहीं आता था, तो मुख्य शाखा ही नजर आती थी, युवा मोर्चा बैक में रहता था। तो ऐसा क्या मंत्र था आप लोगों का जो युवा मोर्चा में इतनी ताकत आई और युवा मोर्चा ने इतने ज्यादा सक्रिय होकर कार्य किया था? हम लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवानों के बीच में गए बिल्कुल। और उन्हें देश की वर्तमान परिस्थिति और आने वाली चुनौतियों को लेकर उनसे चर्चा करी। और जिस तरीके से गुजरात में विकास कार्य हुए थे और गुजरात के लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, उसी कड़ी में जब शीर्ष नेतृत्व ने, अखिल भारतीय नेतृत्व ने यह तय किया कि माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, उस दौरान हमने देखा कि पूरा देश का नौजवान भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ चलना चाहता था और एक अच्छे नेतृत्व के लिए, जिनमें हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व की बात करते हैं, पूरा देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व के पक्ष में था। क्योंकि सुशासन, संकल्प और भाजपा विकल्प जो हमारा मंत्र है, उसको कहीं ना कहीं जब भाजपा की सरकारें आई हैं, चाहे केंद्र में आई हो, प्रदेश में आई है, जनता ने उस बदलाव को देखा है, महसूस किया है। और चूंकि आज का जो नौजवान है वो टेक्नोलॉजी वाला नौजवान है, आज का नौजवान अपग्रेडेड है। पहले के नौजवानों में आज भी बहुत सारी परिस्थितियों का बदलाव है। हमने महसूस किया कि युवा बैठा हुआ था उस दौरान। एक बात और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी, उन्होंने एक आह्वान किया था कि अगर हमें भारत को बचाना है, भारत को अच्छे हाथों में सौंपना है, तो अच्छे लोगों ने, अच्छे युवाओं ने, आज की नौजवान पीढ़ी ने सक्रिय होकर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भागीदार बनना चाहिए। मैंने किसी लोकसभा की टिकट की मंशा से नहीं, मैंने तो अपने आराध्य की उस चेतना को अंगीकार करते हुए कदम आगे बढ़ाया कि हमें भारत को बचाना है, भारत की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छे लोगों को लोकतंत्र का हिस्सा बनना है और तभी भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। और मुझे खुशी है कि हम सब के साथ जिस प्रकार से बड़ी संख्या में नौजवान न केवल बालाघाट अपितु पूरे भारतवर्ष में जुड़े, और उसका परिणाम रहा कि 2014, 2018 में, 2019 में माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और जो तमाम युगांतकारी परिवर्तन देश में देखने को मिले हैं, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, धारा 370 खत्म करने की बात हो, अलग अलग तरीके के जो बड़े लंबे पेंडिंग मामले थे भारत के, वो आज पूर्णतः निपटारा हुआ है। आतंकवाद पर कहीं ना कहीं लगाम कसी है। इस बात से हम देख सकते हैं कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मुझे खुशी है कि जिस काम को हम सब ने आगे बढ़ाया था, जिस विश्वास से हमारे देश की सरकार उस विश्वास पर 100% खरा उतरी है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने चर्चा करते करते आपने बताया कि आपके आराध्य हैं श्री रविशंकर जी, और आपकी लैंग्वेज में भी सारी कुछ चीजों में आपका अध्यात्म जरूर छलक रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस देश के निर्माण के लिए और इस देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए अध्यात्म कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी का वह कथन कि वही देश और राष्ट्र उन्नति और उपलब्धि के चरम तक पहुंचता है जिनके व्यक्तियों में व्यक्तित्व का विकास होता है। जब हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, हम चाहे किस भी धर्म संप्रदाय को अपनाते हो, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हम जिस जाति धर्म संप्रदाय के हो, जो भारत के वेदों में कहा गया है कि एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक है, ईश्वर एक है। अगर हम अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। आत्मबल के साथ, पूरे मनोबल के साथ, एक सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा पूरा वातावरण होता है, समाज अच्छी दिशा में बढ़ता है। और जब हम इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर अपने काम में सफल होते हैं। और चूंकि आज का समय बहुत सारी चुनौतियों का समय है, बहुत सारे तरीके से भारत को जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, भारत को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, और उस राष्ट्र के प्रति अगर हम सजग प्रहरी के रूप में रहेंगे और राष्ट्र प्रेम के भाव के साथ रहेंगे और हर उन कार्यों को जिससे भारत का हित हो, भारत के जन का हित हो, भारत की संपूर्ण संस्कृति का हित हो, भारत की सत्य सनातन संस्कृति बची रहे, उसको साथ में लेकर चलेंगे तो वाकई जिस तरीके से पूर्व में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, इन तमाम पॉजिटिविटी के साथ भारत पुनः एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर कर। बिल्कुल, जैसा आपने अभी भी कहा कि भारत को कई संप्रदाय और बहुत सी चीजों में तोड़ा जा रहा है, क्या आज आप मानती हैं कि वर्तमान की जो राजनीति है
बहुत से गुटों के द्वारा और बहुत से क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा कई सारी चीजों को लेते हुए आज भी भारत की राजनीति कहीं भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के आधार पे से मेल खाती है, जुड़ी हुई है। और इस आधार पे क्या आज भी राजनीति पे ये सारे कारक हावी हैं? देखिए, पुरानी सरकार में विशेष रूप से बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस ने जाति के आधार पर समाज को, देश को तोड़ने का काम किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो एक क्रांतिकारी निर्णय 2014 में देश की जनता ने दिया, 2019 में देश की जनता ने दिया, उन्होंने यह साबित कर दिया कि जाति धर्म संप्रदाय से हटकर हम राष्ट्र हित में निर्णय लेंगे। और ये चेतना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर ही भारत मजबूत होगा। क्योंकि मैं जिस विचार से आती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसलिए जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में, उनकी योजनाओं में सारी दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि सबको सामूहिकता के साथ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और इसीलिए बड़ी लंबी बात तो नहीं, लेकिन हम इस बड़ी बात को मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने SC समाज से आने वाले महामहिम को, रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। और आज तो एक नया इतिहास रचा गया है कि जनजातीय समुदाय से आने वाली एकमात्र शक्ति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल, जैसा कि 2023 का रंग सामने है और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप हो सकता है कि विधायक के रूप में बालाघाट विधानसभा से चेहरा हो सकती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या यह कयास जो लगाए जा रहे हैं ये सही है? देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संगठन के रूप में पूर्व में प्रदेश कार्य समिति का दायित्व दिया, वर्तमान में मैं जिले की महामंत्री हूँ। मैं संगठन के रूप में भी काम कर रही हूँ और जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं में भी जितना खरा उतर सकूँ, हर जरूरत में उनके काम आ सकूँ, इस हेतु काम कर रही हूँ। चूंकि मेरा संकल्प है, पिछले पुराने मेरे जो अनुभव के आधार पर मैं ये मानती हूँ कि जो एक मुझे मौत के मुंह से निकलकर मुझे जो जिंदगी मिली है, मेरा संकल्प है कि मेरे शरीर में जब तक प्राण है मैं कुछ अच्छा करूँ, लोगों के काम आ सकूँ। सिर्फ विधायक बन के पद हासिल करना या सांसद बन के पद हासिल करना मेरा ध्येय नहीं है। निश्चित तौर पर यह एक उसमें पॉजिटिव और सपोर्टिव चीजें हो सकती है और इसीलिए सिर्फ इस लालसा के लिए कि मुझे टिकट ही चाहिए, इस लालसा से मैं काम नहीं कर रही। अगर मेरे कामों को पार्टी संगठन, पार्टी नेतृत्व उचित समझेगा, मुझे अवसर देगा और अगर मैं जनता की आकांक्षाओं में खरा उतरूंगी तो जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन जो मेरा प्रण है कि मुझे जनसेवा में रहना है, लोगों के काम आना है, बालाघाट के विकास के लिए, बालाघाट को सर्वश्रेष्ठ बालाघाट बनाने के लिए जो मैंने अपने कदमों को बढ़ाया है उसको पूर्णता प्राप्त करना ही मेरा ध्येय है। बिल्कुल, यदि आप 2023 में आपको यदि रण में सामने बीजेपी एक अपने चेहरे के रूप में बालाघाट से यदि प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या ऐसे मुद्दे शामिल होंगे, आपके ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे, मैं वो जरूर जानना चाहता हूँ। बालाघाट में अपार संभावना है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो जो लंबित कई दिनों की मांगे थी हमारी, जैसे मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, हमारा ब्रॉडगेज का काम जो अधूरा पड़ा था, आज वो पूरा हो चुका है। तो कनेक्टिविटी के मामले में हम और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानती हूँ कि इसकी आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 5 सितंबर 2022 की है, उसको भी हम जितने जल्दी पूरा कर सके हमारा प्रयास होगा कि हम उसको पूरा करेंगे। बालाघाट में उद्योग जगत की दृष्टि से, चूंकि उद्योग के लिए सबसे पहली चीज होती है कनेक्टिविटी। आज हमारे पास ब्रॉडगेज है, सड़कों का पर्याप्त जाल हमारे पास बिछा हुआ है, NH के माध्यम से बालाघाट भी सब तरीके से जुड़ रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि शिक्षा का हमारे पास व्यापक विस्तार है। मेरा प्रयास होगा कि हम और उद्योग की दृष्टि से कैसे बालाघाट को विकसित कर सके। बालाघाट में शिक्षा की बहुत सारी अलग है, हमारे नौजवान शिक्षित हैं, महिलाएं जागृत हैं, सब दृष्टि से बालाघाट अच्छा है। रोजगार और स्वरोजगार के और अवसर बढ़े, ये मेरा मूल उद्देश्य है। जी बिल्कुल, जैसा कि वर्तमान में बीजेपी का एक नया राष्ट्रवाद है जो कि चल रहा है कि पूरे देश को एक साथ, एक भाव में और एक रूप में सबको एकजुट करा है। आप इस नए राष्ट्रवाद को किस रूप में देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उपासक रही है। चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब मैं बात करती हूँ तो उसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं जानना चाहूंगी कि एक जब आजादी मिली, लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र की कल्पना क्या है,
लेकिन जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं कि सत्ताएं कोई भी हो, लेकिन आस्था के आधार पर भारत जुड़ा रहेगा। और उसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि संस्कृति की दृष्टि से हम सब जुड़े रहे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि कन्याकुमारी, हमारे जो चारों धाम की यात्राएं होती है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 52 शक्तिपीठ होते हैं, ये वो आस्था के केंद्र है जो हमारे पूरे भारतवर्ष को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़े रखने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री जरूर थे, लेकिन उनका स्टेचू गुजरात में बना, जो कि मोदी जी के हाथों से बना। उन्होंने ही पूरी 562 रियासतों को एक किया था। तो आखिर कहीं ना कहीं वह उस समय का भारत पूरा जो एक करने का उनका जो सपना रहा, उस राष्ट्रवाद को भी आगे की जो बढ़ाई की बीजेपी भी। बिल्कुल, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, आपसे अंतिम क्वेश्चन है कि आने वाले समय में आप क्या सिंधिया जी को या शिवराज जी किसे मुख्यमंत्री के रूप में जरूर देखना चाहेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के नेतृत्व के मुख्यमंत्री को देखना चाहती हूँ। भाजपा में चेहरा नहीं, संगठन होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, 230 में बहुमत भाजपा का होगा और उसके साथ कमल के फूल से निर्वाचित व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और 5वीं बार हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे आज हमारे साथ हमारी मेहमान थी श्रीमती मौसम बिशेन हरिंद्र जी।